दोस्तों भारत के अंदर राजनीतिक उथल-पुथल का दौर चलता जा रहा है और इसी बीच में जो भारत के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे उनकी तारीखें घोषित कर दी गई है। वह 7 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक वह चुनाव होंगे और राजस्थान में जो चुनाव होंगे वो 23 नवंबर को होंगे और 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी बीच में जो अब चुनाव आने वाले हैं तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वाद विवाद बढ़ते जाएंगे और लोगों का क्या बोलते हैं इसको भाषण देने का दौर या एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर और ये काफ़ी चलेगा। इसी दरमियान राहुल गांधी जी ने एक जो उनकी स्पीच थी उन्होंने कहा कि साहब हम जातिगत जनगणना को मंजूरी देते हैं और हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इससे पहले बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हो चुकी है और इसी के दरमियान उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस भी यह चाहती है कि जो कांग्रेस के राज्य हैं उनमें तो जातिगत जनगणना हुई हो, बाकी पूरे भारत के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारे राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी कहा कि हाँ साहब राजस्थान के अंदर भी जातिगत जनगणना होगी, बिहार में हो चुकी है। और मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि 10 साल पहले कर्नाटक के अंदर भी जातिगत जनगणना हुई थी और जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि साहब जिसकी जितनी बड़ी संख्या उसको उतना ही हक मिलना चाहिए, उतना ही पावर मिलना चाहिए, तो इसके लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जातिगत जनगणना क्या है और जिसका जितनी संख्या और उतना ही बल, ये क्या है, मतलब उसका इतना पावर है, यह क्या है। दोस्तों 10 साल पहले कर्नाटक के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और वो अब जो जनगणना हुई वो ठंडे बस्ते में कैद है। अभी बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई। एक्चुअल में जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि पूरे भारत के अंदर आप एक तो होता है पॉपुलेशन जनगणना कि पूरे भारत के अंदर कितने लोग रहते हैं। एक जातिगत जनगणना का मतलब है कि आप भारत के अंदर जनगणना तो कीजिए मगर जाति के अनुसार कीजिए कि जैसे जाति कौन कौन सी हो गई, ब्राह्मण कितने हैं, जाट कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं और इसके अंदर जो एससी में भी कितनी अलग अलग जातियाँ हैं वो कितने हैं, ठीक है, ओबीसी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, मतलब पर्टिकुलर एक जात के अकॉर्डिंग उनकी जनगणना की जाए तो उनसे इनको ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इस जात के इतने लोग हैं, इस जात के इतने लोग हैं, इस जात के इतने लोग हैं। और ये चाहते हैं कि जिस प्रकार जितनी संख्या उसमें उतना ही पावर, मतलब उसको उतना ही हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये इन्होंने बोल तो दिया मगर कई क्या होते हैं, अब जैसे चुनाव का दौर है, अभी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद में अगले साल 24 के अंदर लोकसभा चुनाव है। तो जो पार्टियां हैं, कांग्रेस वाले क्या करेंगे, जो बीजेपी वालों ने कह दिया उसको पकड़ेंगे और उसको इशू बनाएंगे और बीजेपी वाले ये करेंगे कि कांग्रेस के किसी नेता ने कह दिया तो उसको इशू बनाएंगे। तो अब जब राहुल गांधी जी जो सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने ये बात कह दी, अब सबको पता है राहुल गांधी जी कांग्रेस में क्या अहमियत रखते हैं और उनका दर्जा क्या है। अब इसको मोदी जी ने कैसे अपने काम में लिया, यह एक देखिए नेताओं का काम क्या है, जो राजनीति होती है, राजनीति के अंदर 4 चीज़ें चलती है, साम दाम दंड और भेद। इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए ही किया गया है और इसी में इसका इस्तेमाल होता है। नॉर्मल चीज़ों में आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हो, राजनीति में ही ये इस्तेमाल होते हैं, साम दाम दंड भेद। साम का मतलब होता है समझा के, दाम का मतलब कुछ दे के खरीद लो, दंड का मतलब किसी चीज़ से उसको पनिशमेंट देके, और भेद का मतलब होता है किसी आदमी को कोई काम निकलवाना है तो किसी भी तरीके से, मतलब उसका कोई सीक्रेट पता करके, उसकी कोई कमजोरी पता करके उसको यूज़ करके अपना काम निकलवाना। तो ये 4 चीज़ें राजनीति में चलती है। तो अब इसी के अंदर चल रहा है। अब राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि साहब हम जातिगत जनगणना करना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी ने भी कह दिया, और जिसके पास जितनी जनसंख्या की पावर होगी उसको उतना ही हक मिलना चाहिए। अब मोदी जी ने अपने पिछले भाषण में इस चीज़ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बहुत ही तगड़ा तीर चलाया है कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने क्या कहा है कि हालांकि जो मोदी जी ने कहा है उसका असर विधानसभा के चुनावों पर नहीं पड़ेगा, मगर जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर कांग्रेस के ऊपर इसका असर 100% पड़ेगा। तो मोदी जी ने ये कहा है कि साहब राहुल गांधी जी जो ने कहा है कि साहब जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसके पास जितना बल, जितनी संख्या, उसके हिसाब से उनको पावर मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से तो जो साउथ के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उनका बल तो कम हो जाएगा, तो उनको तो नुकसान होगा, और जो दूसरे राज्य मिडिल भारत के या ईस्ट भारत के, उन लोगों को प्रॉफिट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब साउथ के लोगों को नुकसान क्यों होगा और मिडिल वालों को फ़ायदा क्यों होगा। मैं बताता हूँ।
क्या होता है कि जब लोकसभा के अंदर जातिगत जनगणना होती है या जब जनगणना होती है तो जो सांसदों की संख्या तय की जाती है वह जनगणना के मतलब जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। तो यह नॉर्मल इस हिसाब से होता है भाई इतने जनसंख्या के ऊपर एक सांसद होगा। अब क्या हुआ, अगर आप पिछले 10 साल 15 साल को देखोगे, 20 साल को देखोगे, एनालाइज करोगे तो साउथ के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बहुत काम किया है। वहाँ पर अच्छी जो पढ़ाई है, अगर आप एजुकेशन लेवल देखोगे तो भी वहाँ पर अच्छा है, और जनसंख्या भी पूरे भारत की अगर आप कंपैरिजन करोगे, भारत को देखोगे तो साउथ के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या कम अनुपात में बढ़ी है, और जो और राज्य जैसे मिडिल भारत हो गया, ईस्ट भारत हो गया या पश्चिम भारत हो गया, उसमें जनसंख्या ज़्यादा लेवल पर बढ़ी है। तो अब जिन लोगों ने, आप तरह से ये कह सकते हैं हम कि जिन राज्यों ने बेचारों ने मेहनत की है एजुकेशन के ऊपर और जनसंख्या कंट्रोल करने के ऊपर, उनको तो नुकसान हो गया इस चीज़ से। क्यों नुकसान हो गया कि आप एक ऐसे देखिए कि एक राज्य के अंदर ये मान लो 100 जनसंख्या थी और एक राज्य में 100 जनसंख्या थी। अब एक राज्य ने तो बेचारे ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया तो उन्होंने 100 से 110 ही हो पाई, और एक राज्य ने कंट्रोल नहीं किया और एक राज्य में 150 हो गई। ठीक है, और अब ये मान लो कि सांसदों की संख्या 10 कैंडिडेट पे देते हैं, तो जिसमें 100 थी पहले तो 10-10 थे। अब जिसने कंट्रोल किया उसके तो 110 हुई तो उसके तो 11 ही हुए सांसद, और जिसने 150 कर ली तो उसके तो 15 सांसद हो गए। मतलब जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, जिन राज्यों की सरकारों ने सही तरीके से काम नहीं किया, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी तो उनको तो ओवरऑल फायदा हो गया, और नुकसान किसको हो गया? साउथ के राज्यों को। तो जब अभी ये परिसमन होगा और अगर ये क्या बोलते हैं पूरे भारत के अंदर परिसमन होगा, सांसदों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो जो साउथ के राज्य उनकी तो सांसदों की संख्या अपने आप ही कम हो गई। तो जब जहाँ पर जिस राज्य के सांसदों की संख्या कम हो जाएगी तो उनका पावर तो वैसे ही कम हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जब भारत देश के अंदर जब सरकार बनाने की बात होगी तो जहाँ पर सांसद ज़्यादा होंगे उन राज्यों की पावर अपने आप बढ़ जाएगी, और जहाँ पर कम होंगे उनके राज्यों की कम हो जाएगी। तो ओवरऑल देखोगे आप तो साउथ के जो राज्य हैं उनकी पावर और उनकी ताकत कम हो जाएगी। तो मोदी जी ने इसको घेर लिया और मोदी जी इस चीज़ को आगे तक लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है जो ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस हो सकता है कि इस चीज़ में कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करें, वो एक आगे की बात है, मगर मोदी जी ने जो ये निकाला है, जिस हिसाब से इन्होंने विरोध किया है, और यह अगर ये सेट करके पूरे साउथ में जन जन तक यह बात पहुंचा दे कि साहब कांग्रेस तो यह चाहती है, तो कांग्रेस को साउथ में काफ़ी नुकसान हो सकता है, यह पक्की बात है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं कि पावरफुल जो राज्य होते हैं या जहां पर सांसद ज़्यादा होते हैं उनको सरकारें जो हमारी आई, मैं यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहा, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ, वो लोग कैसे ध्यान नहीं देती। आप नोट करोगे कि जो अपने पूर्वोत्तर राज्य हैं, छोटे जैसे सिक्किम हो गया, और जो ये छोटे छोटे राज्य हैं जिन पे कहीं पर एक सांसद है, कहीं 2 है, कहीं 5 है, सरकारें उन राज्यों पर कम ध्यान देती है अपेक्षा से उन राज्यों पर ज़्यादा ध्यान देती है जहाँ पर सांसद ज़्यादा है। ठीक है, आप नोट करिए उन राज्यों के ऊपर सरकारें ध्यान ही नहीं देती, वहाँ पर विकास है नहीं है, लाइट है नहीं है, सड़कें हैं नहीं है, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं, 1-2 सीटों से 5 सीटों से सरकार पर फ़र्क पड़ता नहीं है, तो उन पर ध्यान नहीं देता। मगर ये सरकार की गलत नीतियाँ होती है। अगर किसी देश के अंदर कोई भी आदमी रह रहा है कहीं पर भी, तो सरकार का पहला कर्तव्य है उसको 3 चीज़ें प्रोवाइड कराने का, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके लिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए, भले वहाँ पर 1 सांसद हो या 10 सांसद हो। तो दोस्तों ये तो भारत की राजनीति चल रही है। अब दूसरी, अब इंटरनेशनल राजनीति देखें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध तो पहले ही चल रहा था, और 7 तारीख को इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन की जो एक संगठन है हमास, कहते हैं आतंकवादी संगठन है या जो इस टाइप के संगठन होते हैं, वो हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें लगभग अभी तक 700 लोग मारे जा चुके हैं, और इजराइल में आपको बता दूं और काफ़ी सारे घायल भी हो चुके हैं। और हमास ने जब इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो इजराइल के अंदर जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसे ही उनका धार्मिक त्यौहार था जो 1 हफ्ते तक चलता है, वो मनाया जा रहा था, छुट्टियों का टाइम था, और उन्होंने उसी समय उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे काफ़ी लोगों को उन्होंने बंधक भी बना दिया, और 700 लोगों के मरने की खबर है। और इजराइल ने भी इसको युद्ध घोषित कर दिया है, और इजराइल ने जो गाजा पट्टी है उसके ऊपर बहुत भयंकर आक्रमण भी कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था उस समय भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। इसका मतलब यह है कि भारत ने ना तो रूस को सपोर्ट किया था ना उसका विरोध किया था,
मगर जब इसराइल के ऊपर फिलिस्तीन के हमास ने आक्रमण किया है, इसमें भारत ने तटस्थता की जो स्थिति है वो नहीं अपनाई। उन्होंने नीति में जो अपनाया वो कहा है, भारत ने खुलकर इसराइल का समर्थन किया है और कहा है कि इसराइल हमेशा से हमारा दोस्त है और हम इसके साथ में। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इसराइल के बारे में भूगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, जनसंख्या की स्थिति बताता हूँ। इसराइल चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ है। जैसे भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बना नहीं है ऑफिशियल तरीके से, मगर भारत को जैसे हिंदू राष्ट्र बोलते हैं क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में ही पाई जाती है, वैसे ही यहूदियों की जो देश है वह सिर्फ इस दुनिया के अंदर एक है, वह है इसराइल। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसराइल की जनसंख्या सिर्फ 95 लाख ही है। हाँ, हमारी जैसे 120 करोड़ है ना, वहां पर तो 1 करोड़ भी नहीं है। दूसरी बात, इसराइल की सरकार इसराइल के हर आदमी की कीमत जानती है। और मैं आपको बताऊं, जैसे भारत के अंदर अभी जो अग्निवीर योजना लागू की गई है कि जो हमारे यूथ है वह अग्निवीरों की सूची में जा सकते हैं, इसराइल के अंदर यह कंपलसरी है। मतलब वहाँ पर प्रत्येक बच्चे को जैसे ही वह बड़ा होता है, भले लड़का हो या लड़की हो, उसको फौज की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। इसलिए इसराइल के जितने भी पॉपुलेशन है वो सब फौजी हैं। जी हाँ, उनको सरकार ने ये मापदंड बना रखा है कि इसराइल के जो भी पब्लिक होगी, जो भी बच्चा होगा, उसको इतने साल तक तो फौज की सेवा करनी ही पड़ेगी। यह बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की ये खबरें चली आ रही है, तो ध्यान रखिए। और युद्ध का माहौल है, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। और राजनीति में बहुत कुछ होता रहता है और काफ़ी होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।